Hello everyone, welcome to Varsha Science. Today we will discuss ASTER 2024 साइंस का जो पेपर था उसमें जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 ग्राम of sugar is dissolved in 47.5 ग्राम of water. इतनी शुगर को इतने पानी में डिसोल्व कर इसकी क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है परसेंट बाय मास। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि शुगर को पानी में डिसोल्व करते हैं तो इस सिचुएशन में शुगर क्या है और पानी क्या है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। एक होता है, देखो इसमें क्या कहा गया है कि ये हमारा वाटर है। वाटर में हमने डिसोल्व किया है क्या, शुगर को डिसोल्व किया है। ये हमारा है वाटर। तो इन टर्म्स को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर डिसोल्व किया गया, जैसे वाटर यानी जैसे समझ सकते हैं जिनकी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको हम बोलते हैं क्या, सोलवेंट, है ना। और जिसको हम डालते हैं, ठीक है, जिसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है वो होता है हमारा क्या, सोल्यूट। और जो ये पूरा मिक्सचर बन गया है, पानी के अंदर शुगर डाल दी है, इसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन। इससे भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है इतने ग्राम शुगर की कि हमने इतने पानी में डिसोल्व किया बाय मास। कैसे निकालेंगे, देखो शुगर दी हुई है 2.5 ग्राम और ये 47.5 ग्राम। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मास परसेंटेज का। मास परसेंटेज का इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट के वो होती है कंसंट्रेशन कह सकते हैं, जो सोल्यूट का मास दिया हुआ, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। गलती क्या होती है, यहाँ पर सोलवेंट नहीं लिखना है, इट विल बी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आएगा हमारा, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया होगा 2.5, और हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया होगा। सॉल्यूशन किससे मिलकर बनेगा भी बताया, सोल्यूट और सोलवेंट से। तो 2.5 प्लस 47.5 कितना हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा, 50। और पूछा क्या है, परसेंटेज। सबको पता परसेंट के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5%। ये एक तरीके से और निकल सकता है, अभी तो परसेंटेज पूछा है इसने। ये वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन है उसमें वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन की बजाय फिर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, कैलकुलेशन सेम तरीके से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल है सारे CO2 N2 S2 H2। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो मतलब एक से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब इनमें मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवो एवोगाड्रो नंबर आता है। अभी एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये डायरेक्टली भी एक पेपर में पूछा जा सकता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है हमारे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी कि हमारा जो कोई भी एक मोल होता है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी नंबर ऑफ मोल, ये एक मोल के लिए जो एवोगाड्रो नंबर है, ये किसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल्स निकालने का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये तो एक मोल की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स लिख दो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। तो अब इनके लिए हमें सबके लिए क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एवोगाड्रो नंबर से। देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी फॉर्मूला सीख लो। मोल्स कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन दे देंगे, मास दे देंगे और कह देंगे इसमें सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं, है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट नहीं, हम लिख सकते हैं इसमें जो गिवन मास होता है हमारा, गिवन मास, जैसे 1 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है ना, 1 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि जो गिवन मास होता है हमारा, गिवन मास डिवाइड बाय एक्चुअल मास। एक्चुअल मास, एक्चुअल मास किसका, CO2 का। CO2 का मास सबको निकालना आता होगा। कार्बन का मास होता है 12। फिर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 16 होता है, लेकिन O के साथ 2 लगा हुआ है, तो 2 बार काउंट हो गए, 16 + 16। इनको प्लस करके क्या आ जाएगा, 44 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे, गिवन मास कितना, 1, 1 डिवाइड बाय 44, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे।
अगर खाली यही पूछा होता कि इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालो या नेक्स्ट पेपर में आप पूछते तो आप क्या करोगे, इस नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर किससे, एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अब सबको मोल्स निकाले एवोगाड्रो नंबर से करे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको स्मार्ट वे से आपको डील करना है। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से तो सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो नंबर तो सबके लिए सेम है। अलग क्या होगा सबके लिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अब नंबर ऑफ मोल्स में भी क्या इसकी कैलकुलेशन करने बैठेंगे, नो। आप सिंपली लिख के देखो, 1/44, एन का क्या आएगा, वन 1/44 आएगा। 1/, एन का 14 होता है ना, एक एन का, तो दो एन का 28 हो जाएगा, 28। हाइड्रोजन का 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होता है, रैंडम हम 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप मीथेन का कर सकते हो, है ना, 12 और 4 16, इतना कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, अब 1/, कार्बन 12 4 16, ये हमने सबका लिख दिया। अब इसमें से अब सबके नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसके नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर सबके लिए सेम है। अब स्मार्ट वे क्या है देखने के, यहाँ पे एक सिंपल मैथमेटिक यूज होता है। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि देखो न्यूमिनेटर सबके लिए सेम है, 1 1 1 1। डिनोमिनेटर देखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कम, है ना। तो सबसे छोट और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसकी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। जिसको नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, एक सिंपल एग्जांपल से देखो। देखो 1/2 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। ऐसे कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.3। अब इसका डिनोमिनेटर छोटा था, इसकी वैल्यू आई ज्यादा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा, इसकी वैल्यू आई छोटी। तो आप स्मार्ट वे से भी डील कर सकते हो। मुझे समझाने में टाइम लगा, वहां निकालने में फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। क्लियर है आपको। नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, सब कंसेप्ट अच्छे से पढ़िएगा। इनमें से इनकरेक्टली मैच पूछा है, इनकरेक्टली मैच क्या होगा, ये वर्ड ध्यान से पढ़ लेना भाई, इनकरेक्टली वाला कभी करेक्ट सोचो। ए मेटल यूज्ड इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर, वो क्या होती है, मैग्नीशियम होती है क्या। अब सोचो और भी देखते हैं। ए मेटल हुज ऑक्साइड इन सोल्यूबल इन बोथ एसिड एंड बेस, जिंक। सबसे पहले तो एक बताओ, जिस ए मेटल हुज ऑक्साइड, जिसके मतलब कोई भी जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो किस किस में सोल्यूबल होगा, एसिड में और बेस में, वो दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है। वो कौन से वाले ऑक्साइड होते हैं, वो वाले होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये याद रखने हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे, ये बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल में आप जाइडेन याद रख सकते हो, पूछे जाते हैं कौन सा इनमें से ऑप्शन में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्या आपका नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन मिल जाए। जिंक ऑक्साइड का याद रख सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। जो एनसीईआरटी में एग्जाम गिवन होते हैं 99% टेस्टेड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठाते हैं। आपके एनसीईआरटी में यही गिवन है। उसके अलावा आप लेड ऑक्साइड का भी याद रख सकते हो, उसमें लेड ऑक्साइड भी होता है, और टीन ऑक्साइड का भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ए मेटल अनरिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट एसिड्स। जो मेटल होती है वो अनरिएक्टिव होती है, ना वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना वो एसिड से रिएक्ट करती है। कौन कौन सी मेटल होती है, गोल्ड होती है क्या, हाँ बिल्कुल होती है, गोल्ड होती है। उसके अलावा प्लेटिनम होती है ना, पैलेडियम होती है। ये कम रिएक्टिव मेटल्स होती है। उसके बाद अ मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, कि कुछ मेटल ऐसी होती है जिनको हम डायरेक्टली कार्बन या कोक का इस्तेमाल करके नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते उनके ओर से, उनके लिए इलेक्ट्रिकल रिडक्शन यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल रिडक्शन कौन सी मेटल्स के लिए यूज होता है, वो उनके लिए यूज होता है जो हाईली रिएक्टिव होती है। तो किन किन के लिए यूज होता है, जैसे एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है, सोडियम के लिए यूज होता है, मैग्नीशियम के लिए यूज होता है ना। ये आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रिकल रिडक्शन में होता क्या, इलेक्ट्रिकल रिडक्शन में कोई भी बीकर होता है, इसमें इसका और डाला होता है, दो इलेक्ट्रोड्स को लिया जाता है ना। और इनमें से एक जो इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और जो एक इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं। और फिर इसको ऐसे कुछ करके बैटरी से कनेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, मैंने रफली डायग्राम बनाया। तो आपको मेनली इसमें याद क्या रखना, और यहाँ पर कुछ एसिड डाल के और जो भी हमारा और होता है उसको डाल देते हैं।
क्या करते हैं इसमें, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो मेटल होती है वो कहाँ पर डिपॉजिट होती है, एंड कैथोड पे एनोड पे। सिंपल आपको याद रखना, CN कार्टून नेटवर्क चैनल आता था ना, आपको ये याद रखना कि कैथोड कौन सा होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और मेटल कैसी होती है, मेटल पॉजिटिव होती है ना। तो जो पॉजिटिव होता है वही नेगेटिव के पास आएगा, तो मेटल कहाँ पर आएगी, वो कैथोड पर डिपॉजिट होंगे। आपको बस ये याद रखना। उसके बाद जो हमारे मेटल होंगे, है ना, यहाँ पे जो हमने डाला है, यहाँ पे हमने मेटल का ऑक्साइड भी हो सकता है, और क्लोराइड भी हो सकते हैं, या और कुछ भी हो सकते हैं, सल्फेट कुछ भी हो सकते हैं। वो कहाँ पर डिपॉजिट होंगे, एनोड पर। एनोड कौन सा होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर है, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी मेटल को इलेक्ट्रिकल डिडक्शन से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच गया, तो ये तो हमारे हो नहीं सकते। तो बचता क्या है, मेटल यूज इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर। हाँ, जो इलेक्ट्रिकल है तो उनको जोड़ने के लिए हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैग्नीशियम का नहीं करते, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। और सोल्डर एक टाइप का क्या है, एलोए है ना। और ये किस से मिलकर बनता है, लेड से और टीन से। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोल्डर है वो एलोए है, वो किस किस से मिलकर बनता है, वो लेड और टीन से मिलकर बनता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। सबसे पहले तो एटॉमिक मास देखो। तो एक होता है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा हमारा होता है एटॉमिक मास होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो किससे देखते हैं, वो देखते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और जो एटॉमिक मास होता है उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसके लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी देखते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी। तो लेकिन किसी भी कोई भी देखो, ये कोई भी हमारा एक एलिमेंट है। मान लो ये हमने कार्बन ले लिया है, ठीक है, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 ही यहाँ पर प्रोटॉन होंगे। 3 4 5 6, यही हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ये प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो तो सेम होते हैं, फिर यहाँ पर प्रोटॉन क्यों आता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल एटम की एलिमेंट की बात होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर हमने इसको आयनाइज कर दिया, मान लो कार्बन है, वो कुछ अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहे या लेना चाहे, तब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थोड़ी रहेंगे। तो अगर ये इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना लिया नहीं है, दिया नहीं है, तब तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने पार्टिसिपेट किया, मान लो कंपाउंड ही बना रहा है, तब तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देता है या इलेक्ट्रॉन्स लेता है, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, ये गेनिंग में, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं गिव एंड टेक में, है ना। और प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन आता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या इसमें ऐसा ऑप्शन है, अगर ये पता, अगर आपको ये नहीं पता तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ठीक है, तो प्रोटॉन खाली नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, न्यूट्रॉन होगा नहीं। तो न्यूक्लियॉन्स वर्ड बच गया ना, तो यही होगा। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयनिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट एक्स। कोई एलिमेंट है, कौन सा, एक्स एलिमेंट है कोई, एंड क्लोरीन, मतलब एक एलिमेंट है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी Cl3 लिख दिया हमने। द मोलिकुलर मास है इसका MCl3 का इतना रह जाता है। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एक्स, मतलब यहाँ जो है इसका नाम हमने दिया है, एक्स नाम दिया है। ठीक है, इसका जो ऑक्साइड होगा उसका मोलिकुलर मास क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इस एक्स का ही मास पता होना चाहिए भाई। इस एक्स का मास पता होगा तभी तो इसके ऑक्साइड पर आएंगे। इसका एक्स कैसे निकालेंगे, देखो MCl3 का मोलिकुलर मास दिया हुआ 183, इसमें किस किस का जुड़ा हुआ, M का जुड़ा हुआ और क्लोरीन का जुड़ा हुआ, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो क्लोरीन का, एक क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, 3 बार है, हो जाएगा। तो M का हमें पता नहीं। टोटल कितना दिया हुआ है इनका, 118.5 दिया हुआ है ना। तो आप इसको निकाल लेंगे, कितना बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करके 106.5 बन जाएगा ये। ठीक है, इसको इसमें से क्या कर देंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। यानी कि जो ये M है इसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो M क्या हो गया, 12। 12 नंबर पे कौन आता है, पूछे तो कोई आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। ठीक है, कार्बन आ जाएगा। तो यानी कि
CCl3 लिखा हुआ है ये। कोई कहेगा कि अब लेकिन यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, MCl3 है, Cl तो एक चाहिए होता है, तो Cl के साथ 3 लगा हुआ है, यानी इस M के पास कितने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास देने के लिए। अब इसको अगर अपने साथ कुछ बनाना है, क्या बनाना, ऑक्साइड बनाना है, तो यानी कि इसको क्या बनाना पड़ेगा, MO बनाना पड़ेगा। M क्या है हमारा, MX ही है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। इसको हमने निकाल लिया जिसका मोलिकुलर मास 12 है, और वैलेंसी कितनी है इसकी, 3 वैलेंसी है इसकी। और इसके पास 3 है देने के लिए, इसके पास लेने के लिए कितने हैं, 2 है। ये आपको करना आना चाहिए। चलो एक बारी में तो ये किसको कितने, M एक बारी में ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर भी M के पास तो एक बच जाएगा ना, फिर एक और को फिर से आना पड़ेगा, इसके पास फिर से 3 हो गए, है ना, 3 थे, एक ये हो गया, 4 हो गया। फिर एक और O2 आया, 2 इसको दे दिए, 2 फिर बच गए ना, एक और O2 को ले लेंगे, फिर ये 2 इसको दे देगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा M2O3। तो यानी M2 है, O3 है। तो M का मास कितना निकाला है हमने, 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 24 आएगा। ऑक्सीजन क्या है हमारा, 8 है, 8 दिए, नहीं, 8 है, और 8 नंबर पे आता है, लेकिन इसका मास कितना होता है, 16, 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, हाँ, 72। क्लियर है आपका। ये मत कंफ्यूज होना है यहाँ पर कि 12 था तो 12 तो कार्बन का C होता है, यहाँ पर वैलेंसी 3 आ रही है, 4 क्यों नहीं आ रही, जितना इसने दिया बस उसी के अकॉर्डिंग करते जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, choose the dispersed phase and dispersed medium and type of colloid respectively in milk of magnesia। देखो कोलोइड क्या होता है, सबसे पहले तो कोलोइड में एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, आप सिंपली याद रख लो, मान लो पानी है, मान लो वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर कोई भी हम गैस मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, कोई वाटर के अंदर हम कोई भी गैस डाल रहे हैं, ठीक है, मान लो से पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है ना, वो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए, तो जो गैस होगी ये होगा हमारा डिस्पर्स फेज, और जिसके अंदर डालेगी वाटर ये होगा हमारा डिस्पर्स मीडियम, और जो इन दोनों का सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या, कोलोइड। तो ये अलग अलग एक टेबल भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, और एज इट इज इनमें से क्वेश्चन उठ कर आता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे बनता है आपको ये देखना पड़ेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको डालेंगे किसमें, वाटर के अंदर डालेंगे। अब देख लो कौन सा कोलोइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है पाउडर फॉर्म में आता है, सोल्ट होता है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, ये सॉलिड है। यानी सॉलिड को हम किस में डाल रहे हैं, वाटर, वाटर क्या है हमारा, लिक्विड है। यानी सॉलिड को हम लिक्विड में डाल रहे हैं, क्या ऑप्शन दिया होगा, हाँ, सेकंड ऑप्शन इज गिवन है। सॉलिड को लिक्विड में डाला हुआ है, क्या है हमारा, इसको बोलते हैं, नेक्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है कि कोलोइड में जब सॉलिड हमारा डिस्पर्स फेज हो और लिक्विड हमारा डिस्पर्स मीडियम, उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं हम सोल। क्लियर है। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर अगर हम लिक्विड डाल दे तो क्या बनता है हमारा, जेल। और इनके एग्जाम्पल याद रखने से, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल चीज हो सकते हैं, है ना, बटर हो सकता है, घी हो सकता है, ये एनसीईआरटी में गिवन, एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद है लिक्विड और लिक्विड, भाई डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो, है ना, लिक्विड और लिक्विड। तो ये क्या होगा हमारा, इमल्जन बोलते हैं। इसमें आपको किसका एग्जाम्पल याद रखना है, मिल्क का, मिल्क का, और फेस क्रीम का। एक सेकेंड, मिल्क का और फेस क्रीम का। एक और दिया हुआ क्या, लिक्विड के अंदर हमने गैस डाल दिया, लिक्विड के अंदर हमने गैस डाल दिया। लिक्विड के अंदर गैस डालने को बोलते क्या है, फोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। और एक और होता है हमारा कि लिक्विड होती है, लिक्विड किसके अंदर डाल दिया, गैस के अंदर डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, गैस के अंदर लिक्विड, क्लाउड हो सकता है, फोग हो सकती है। ये एज इट इज जो दिए हुए हैं ना, एज इट इज पेपर में आते हैं, इनके आपको याद रखने हैं। कैसे भी करके इसका पूछ सकता है वो नेक्स्ट पेपर में आपसे।
और इसमें क्या क्या मुझे याद आ रहा है, क्या क्या हम कर सकते हैं। और हाँ, लिक्विड के अंदर गैस डालिए, इसमें आप किसका एग्जाम्पल याद रख सकते हो, शेविंग क्रीम का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, शेविंग क्रीम का। क्लियर है। और एक और याद रख लेना, क्या सोलिड के अंदर सॉलिड, क्या सॉलिड के अंदर सॉलिड भी डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे, जैसे कितने भी जो भी स्टोन्स आते हैं, कलर्ड जेमस्टोन आते हैं, मिल्की ग्लास, मिल्की, ये एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है, मिल्की ग्लास कलर्ड जेमस्टोन। इसको इग्नोर नहीं करना है, इस टेबल से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है। और हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के साथ मड भी याद रख लेना, ये पढ़ा था ना हमने, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये वाला, इसके साथ एग्जाम्पल में मड, मिट्टी भी याद रखनी है, यानी पानी के अंदर जो मिट्टी डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइमस्टोन इज हीटेड। भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जो रिएक्शंस है हमारी अलग अलग टाइप की, उसमें से मैच द कॉलम भी बन सकता है, असर्शन रीजन भी, डायरेक्ट किसी न किसी रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है। इस बार आइए, लाइमस्टोन और इसके लिए आपको चारों पता होनी चाहिए, इनमें से भी नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन बन के आ सकता है। लाइमस्टोन क्या होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको जब हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाई ऑक्साइड बनती है। ये, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये हमारी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, की एक सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा में टूट रहा है, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद मैग्नीशियम वायर को बर्न किया जाता है, एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसमें देखो दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक है, तो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ फंसते हैं, व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, AgNO3 इज एडेड टू NaCl। चलो अब यहाँ मैच द कॉलम में, नेक्स्ट टाइम इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। AgNO3 को मिक्स किया जाता है NaCl के साथ, तो ये क्या बन जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। और इसके साथ नीचे एरो का निशान है, ये दिखाता है कि इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, यानी ये है और नीचे नीचे ऐसे ये ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएगा, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। कोई पूछे किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं तो आप कहोगे व्हाइट कलर, कलर भी पूछे जाते हैं इनसे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एसिड्यूलेटेड वाटर, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, सिंपल है, कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप मैच कर सकते हैं इसका आंसर कौन सा आएगा, है ना, फर्स्ट का सेकंड का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, तो सेकंड ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखो मैंने कहा था ना इस रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। लेड नाइट्रेट, जो लेड नाइट्रेट है उसको अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो क्वेश्चन है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन तो पहली बात तो हमारे सिलेबस में ही दे रखी, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, वो डबल नहीं आता, सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट टूटता है दो से ज्यादा में, ठीक है। तो क्या ये सही होगा, करेक्ट होगा, नहीं होगा। उसके बाद ब्राउन फ्यूम बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, है ना, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होती है, क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 के फ्यूम्स बनते हैं, ऐसे बनते हैं। तो वो पूछेगा कि एनो, इसमें स्पेशली ये भी पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज किया जाता है तो जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ही बनते हैं, दिस इज करेक्ट। उसके बाद व्हाइट रेसिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड द ग्लास ट्यूब, देखो नाइट्रोजन है तो गैस तो निकल जाएगी, उसमें रहेगा क्या, लेड ऑक्साइड, तो क्या ये व्हाइट कलर का होता है, नो ये व्हाइट कलर का नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ये येलो कलर का होता है। तो इसमें से सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टू। क्लियर है आपका। तो अगर आपको ये भी पता था ना कि ये डबल डिकम्पोज सिंपल डिकम्पोजिशन है, तो ये पहले वाला और ये वाला तो खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं दो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप बेस्ड ऑन solubility।
मतलब कि जिसके अंदर मतलब सोल्यूबिलिटी क्या होता है, आसानी से कोई भी चीज सोल्यूबल हो जाए। मान लो ये ऐसे होता है ना, ये हमारा सोलवेंट होता है ना, इसके अंदर हम डालते हैं सोल्यूट, डालते हैं कि इजीली हो जाए। कौन सा इस ग्रुप से मैच नहीं करता, किसके अंदर अच्छे से हो सकती है? मिल्क के अंदर भी हो सकती है, ऑयल के अंदर भी हो सकती है, इंक के अंदर भी हो सकती है, लेकिन हनी इससे थोड़ा अलग है। Our next question is, the middle zone of candle flame is also called the zone of combustion. Combustion क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, उसको combustion कहते हैं। अब बारी आती है कि कौन, देखो कैंडल के तीन जोन होते हैं। कैंडल के तीन जोन आपने याद रखे और पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो कौन से टाइप का चेंज है ये पूछा जाता है। जो बर्निंग होती है, जो स्पेशली बर्निंग वाली होती है वो हमारी केमिकल होती है। और अगर एक होल कैंडल में पूछे तो यहाँ पर मोम इकट्ठा हो जाता है, यानी मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग होती है, इसको हम कौन सा चेंज कहते हैं? इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज कहते हैं। ये पूछा जाएगा तो अगर पूछे कि कैंडल कौन से इंक्लूड करता है तो दोनों करता है, फिजिकली भी और केमिकली भी। स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आप देख सकते हैं। तो इसके तीनों जोन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसका आउटर जोन होता है, याद रखना है, जो इसका आउटर जोन है, वहां पर होता है कौन सा कंबशन? वहां पर होता है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन होता है, इसका कलर पूछ सकते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हॉटेस्ट होता है। ये पूछ सकते हैं कि जो सुनार होते हैं वो किसी भी चीज को जलाने के लिए फ्लेम का कौन से वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं? वो अपर जोन यानी कि आउटर जोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम होती है। उसके बाद है मिडल जोन। यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में है, तो यहाँ पर जो कंबशन होता है वो कैसा होता है? वो पार्शियल होता है। इसका कलर कैसा दिखेगा आपको? येलो दिखेगा। उसके बाद आता है इनर जोन। इनर जोन में क्या होता है? इनर जोन में होती है बिल्कुल ही इनकम्प्लीट, मतलब इसको इनर मोस्ट जोन बोल सकते हैं, इसको इनकम्प्लीट कंबशन बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई है ही नहीं। ठीक है, और ये किस कलर का दिखेगा आपको? ये जोन होता है ब्लैक। ठीक है, आपसे इन तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। Carbon is not an crystalline allotrope of carbon। देखो भाई, एलोट्रोप ऑफ कार्बन पूछे हैं। एलोट्रोप वही होते हैं कि जो फॉर्मूले तो सेम होते हैं, फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। अब इसमें दो टाइप के एलोट्रोप होते हैं। एलोट्रोप, एक इसमें क्रिस्टलाइन पूछा है, एक एमोर्फस भी होता है। एमोर्फस भी होता है, क्रिस्टलाइन पूछा है, यानी कि क्रिस्टलाइन क्या होगा कि सबका एक रेगुलर पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होगा। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किसका होगा? ग्रेफाइट का होता है, डायमंड का होता है, फ्लोरीन का। तो क्लोरीन कोल का नहीं होता। तो जो कोल हो गया, चारकल हो गए, कौन से है तो ये भी कार्बन के ही टाइप, लेकिन ये किस वाले में आएंगे? एलोट्रोप में, एमोर्फस में आएंगे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है सोल्डरीज एंड एलॉय। देखो वो दो क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम जगह से उठकर आ गया। सोल्डर एलॉय है ना, ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स में किसके लिए? जॉइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको। ये किस किस का बना होता है? लेड और टीन का बना होता है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि जो कॉपर और टीन है ये अलोय होते हैं, किसको होता है? जो जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो पत्थर की लकीर है, दोनों एनसीईआरटी में गिवन है। कॉपर और टीन, इनसे मिलकर बनता है हमारा क्या? ब्रोंज। और कॉपर और जिंक, इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? ब्रास। ये एनसीईआरटी में ये तो आपको जरूर पता होने चाहिए। उसके बाद है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड? यानी जो गैस है उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? लिक्विड में। अब देखो, सिंपल सा तरीका, गैस के मॉलिक्यूल बहुत बहुत दूर होते हैं ना, इसके मॉलिक्यूल थोड़े पास होते हैं। हमें मॉलिक्यूल को थोड़ा पास लेके आना है, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर देना पड़ेगा। तो ये तो दो अपने आप ही गलत हो जाते हैं इन दोनों में से। अब जो लिक्विड है, लिक्विड अब गैस है, गैस को हमें लिक्विड बनाना है, यानी कि पार्टिकल को पास लेकर आना। एक और प्रोसेस फिनोमिना इसमें करना पड़ेगा, क्या? कंडेंसेशन, है ना। अगर इवेपोरेट करना मतलब दूर दूर लेके जाने होते तो हम इसको हीट करते। अब तो हमें दूर दूर ना, पास पास लेके आने, कंडेंस करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर हाई चाहिएगा कि लो चाहिएगा? लो चाहिएगा। तो आंसर इज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैचस्टिक? याद रखना, हेड पे क्या नहीं अप्लाई किया जाता वुड पे। भाई ये क्वेश्चन आपका एज इट इज एट्थ के एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
वहां से अपना एक कैंडल वाला और ये वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छे से कर लेना। जो एग्जाम्पल्स गिवन है वो एज इट इज उठ के आते हैं। क्या क्या होता है, एक तो हाँ एंटी मनी ट्राई सल्फाइड होता है, ये बिल्कुल होता है। हेड पे क्या काम आता है, ये फ्यूल का काम करता है ना इग्निशन में। पोटेशियम क्लोरेट होता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। ऑक्सीडेशन का काम क्यों कराना है, सबको पता है। जलने के लिए कौन सी गैस की नीड होती है, ऑक्सीजन। स्टार्च है, ये किसका काम करेगा, ग्लू का काम करेगा। रेड फोस्फोरस क्या ये हेड पे होता है, होता तो है मैस्टिक में, लेकिन क्या ये हेड पे होता है, नहीं होता। होता है, नहीं होता। दिस इज आंसर। ये कहाँ पे होता है, जो मैस्टिक का बॉक्स होता है ना, ये बॉक्स होता है साइड में, डब्बे डब्बे से बने होते हैं, यहाँ पर रेड फोर्स होता है। ये जब आप जो हेड होता है, ये मान लो हेड है, ये लकड़ी का, ये हेड है। जब आप इसको इसके ऊपर बर्न करते हैं तो ये रेड फोर्स से व्हाइट फोर्स में चेंज होता है। व्हाइट फोर्स पे चेंज होता है। ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं किस में चेंज होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा। वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है, फिर सीएनजी की है, फिर एलपीजी की है, और फिर पेट्रोल की है। ये ऑर्डर भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है इनके बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मोलिक्यूल इज वेरी लेस। हो बिल्कुल है, देखो दूर दूर होते हैं। क्यों है दूर दूर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, तो ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, बिल्कुल होता है। क्यों होते हैं, आयनाइज होते हैं ना, आयनाइज होते हैं। आयनाइज गैस के पार्टिकल होते हैं तो एनर्जेटिक ही होते हैं। उसके बाद जब प्लाज्मा ग्लो करता है, स्पेशल कलर देता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैस बिल्कुल, मान लो कोई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम गैस हमने भर दी है ना, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया, मतलब इसको बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो भी गैस प्रेजेंट होगी उसी के बेस पर ये कलर देगा। जैसे नियोन गैस है, वो कोई रेडिश ऑरेंज सा कलर देती है ना। हीलियम व्हाइटिश कलर देती है। उसके बाद है, तो ये भी ठीक है बात, स्पेशल कलर देते हैं ये। Bose-Einstein condensate is formed by heating of gas of extremely low density। इसको ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर खेल खेला गया, हमने बुक में पढ़ा था। हीटिंग नहीं होती गैस की, क्या करनी पड़ती है, कूलिंग। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पता इसी स्टेटमेंट से उठ के आ जाए। यहाँ पर वर्ड याद रखना कि कूलिंग ऑफ गैस होती है। और यहाँ पर खेल सकते हैं कि हाई डेंसिटी होती है, नहीं लो डेंसिटी होती है लेकिन कूलिंग होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टील के किसको इस्तेमाल किया जाता है, कोक को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो आयरन होता है उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। और किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। तो जिंक क्या है, क्योंकि जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों चढ़ाते हैं इसके परत, क्योंकि आयरन को हमें रस्टिंग से बचाना है। किससे, रस्टिंग से। और रस्टिंग से बचाने के लिए किन किन चीजों से बचाना है, एक तो ऑक्सीजन से बचाना है और एक मॉइस्चर से बचाना है ना। तो ये ऊपर जिंक की लेयर है, तो ये खुद ही रिएक्ट कर जाती है किससे, जिंक से। तो ये खुद ही खराब हो जाता है, आयरन को खराब नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये कौन सा सोडा होता है, ये किस, दो है ना हमारे पास, एक तो हमारे पास है वॉशिंग सोडा और एक है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडे का है, और ये क्या होता है, एक टाइप का माइल्ड बेस होता है ना, एक टाइप का माइल्ड बेस होता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैलेमाइन लोशन, स्लिकलाइन, सबके बारे में सबको कुछ ना कुछ चाहिए। तो इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखो। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो एक माइल्ड बेस होता है, तो इसको हम जो फंगल होता है ना, फंगल इन्फेक्शन होता है प्लांट में, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सबको पता है ये बेस की तरह काम करता है। जब पेट हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है ना, स्टमक में एसिडिटी हो जाती है,
तब उसके लिए काम करता है, यानी किसका काम करता है, एंटी एसिड का काम करता है। उसके बाद कैलेमाइन लोशन, कैलेमाइन में किसका हो रहा है, ये जिंक का हो रहा है ना, इसमें जिंक ऑक्साइड होता है। ये कब काम आता है, ये कब काम आता है, ये भी एक टाइप का बेस का काम करेगा, है ना। ये कहाँ काम आते हैं, आंट स्टिंग में काम आता है, यानी आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है ये पूछ सकते हैं, इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। उसके बाद है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम कौन सा होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हिंदी में भुजा हुआ चूना भी कह देते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाल देते हैं तब स्लेक्ट लाइम बनाते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम एसिडिक सॉइल में, फार्मर्स करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि मिट्टी ज्यादा एसिडिक थी तो चूना डाल दिया, तो ये डालते हैं वो एसिडिक सॉइल के लिए। तो आप मैच इट कर लेना, इसका कहाँ किसके साथ होता है, ये थर्ड, है ना, थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारा, हाँ इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कोई क्वेरीज है या आप नेक्स्ट कोई स्पेशल लेक्चर चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।